नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के आज की इस वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। हम पिछले कुछ वीडियोज़ के माध्यम से संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संसद का उच्च सदन राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्यसभा का गठन, राज्यसभा की संरचना तथा राज्यसभा की शक्तियों के बारे में भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्यपालिका को हमने पढ़ा, अब हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल है। तो विधानमंडल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले संसद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो आइए राज्यसभा से संबंधित सभी जानकारी देखते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन ये उच्च सदन भारतीय संविधान में नहीं, ये आम भाषा में है। इसे विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों का समूह होता है। और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसकी संरचना देखते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या अभी वर्तमान में जो है वो 250 है, जिसमें राज्यों से 238 सदस्य होने चाहिए और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी 245 सांसद ही राज्यसभा में हैं, जिसमें कि राज्यों से 233 सदस्य हैं, 5 सदस्य इसमें कम है राज्यों से, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हैं। तो इस तरह से वर्तमान में अभी 245 सांसद हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह होता है, कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है केवल 12 सदस्यों को। राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ये जो सीटों का आवंटन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और अभी जो वर्तमान में जो संख्या है वह 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। तो यह समझ सकते हैं कि 1971 की जनसंख्या और अभी वर्तमान जनसंख्या में कितना फ़र्क है। और ये जो है 2026 तक के लिए यही आधार वर्ष रहेगा। और ये कब किया गया था? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि 2026 तक के लिए 1991 की जनगणना के आधार पर जो सीटों का आवंटन किया गया है वही स्थिर रहेगा। 2026 के बाद ही इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, कोई सरकारी पदाधिकारी ना हो, और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इनका चुनाव कब होता है? प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है, जिसमें कि 1/3 सदस्यों के लिए ही चुनाव होता है। सभी सदस्यों के लिए नहीं, सिर्फ 1/3 सदस्यों के लिए ही चुनाव होता है। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? वह राज्यसभा का ही कोई सदस्य, राज्यसभा के ही किसी सांसद को उपसभापति बनाया जाता है। अब राज्यसभा की कुछ शक्तियों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 249 में यह वर्णन किया गया है, यदि राज्यसभा किसी विषय पर 2/3 मत से यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। 3 तरह की सूचियाँ होती है, राज्य सूची,
संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर सिर्फ राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होता है और संघ सूची के विषयों पर सिर्फ संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन यदि कोई राज्य सूची का विषय है, जैसे मान लीजिए पुलिस सेवा जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो यदि राज्यसभा इस विषय पर ये पारित कर दे कि ये जो पुलिस विभाग है राज्य का वह राष्ट्रीय महत्व का है, वो सिर्फ राज्य ही नहीं वो पूरे देश के लिए वो पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्व रखता है, अगर यह पारित हो जाए तो केंद्र सरकार भी राज्य के पुलिस विभाग पर अपना कानून बना सकती है। ऐसे केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं होता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके, लेकिन अगर राज्यसभा उसे 2/3 मत से पारित कर दे कि यह राज्य सूची का जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। इस मामले में राज्यसभा लोकसभा से काफ़ी शक्तिशाली है। इसके अलावे अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS जो कि अभी एक्टिव हैं, इनके अलावे कोई और नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। राज्यसभा के समर्थन के बाद ही इन सब सेवाओं को स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावे एक धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के बारे में प्रश्न रहता है कि अगर कोई धन विधेयक है उसे लोकसभा में पारित हो गया, फिर राज्यसभा में वो आता है, तो राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर उस पर अपना समर्थन या अपना विचार या अपना राय लोकसभा को भेजनी होती है, जो कि लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने उस पर सहमति दी तो ठीक है, अगर सहमति नहीं भी दी तो भी वह विधेयक पारित हो जाता है। तो यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा से कमज़ोर है, लेकिन इन दो मामलों में राज्यसभा लोकसभा से काफ़ी शक्तिशाली है। तो ये थे दोस्तों राज्यसभा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित सभी जानकारियों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।